नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। कोरोना वायरस जिसने कि पूरी दुनिया को अपनी जकड़ में जकड़ा हुआ है, जिसके कारण पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो हिल चुकी हैं। इसी के चलते हमारा हिंदुस्तान भी इससे परेशान है और हमारे जो हिंदुस्तान की व्यवस्था है वो भी इससे अछूती नहीं रही है। आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्याम प्रसाद केसर जी, जो कि एक्स सीनियर लेक्चरर रिटायर्ड हैं पॉलिटिकल साइंस से, पॉलिटिक्स का अच्छा नॉलेज रखते हैं और साथ में ये C2 के स्टेट ट्रेजरर हैं। C2 जो सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है, उनके ये स्टेट ट्रेजरर हैं श्री श्याम प्रसाद केसर जी। कटरा से हैं, सीनियर लेक्चरर जो ये एक्स रिटायर हो चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे ये, और पॉलिटिक्स का इनको अच्छा खासा ज्ञान है। तो बात दो चार विषयों पे आज बात करेंगे हम कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स जो काम कर रहे हैं उनको पूरे देश में उन पे फूल वर्षाओं के साथ उनको हार पहना के, चुन्नी पहना के, हर कोई अलग अलग संस्थाएं उनको सम्मानित कर रही हैं, पर उनकी एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड बात करेंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज अर्थव्यवस्था को, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अनाउंस किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो प्रवासी मजदूर हैं जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने घरों की ओर जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। श्याम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जम्मू परिवर्तन में। नमस्कार। धन्यवाद। ये पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए अपने हाथ थोड़े से। सर, C2 के आप बात करेंगे, C2 से ही हम। C2 के आप स्टेट ट्रेजरर हैं, तो C2 की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में कहीं पे भी अगर मज़दूरों की बात अगर कोई उठाता है फ्रंट फुट पे आके, तो वो C2 ही उठाती है। उसके आप कार्यकर्ता भी हैं, आप स्टेट ट्रेजरर भी हैं, पॉलिटिक्स का अच्छा ख्याल रखते हैं। आज की डेट में जो ये कोविड-19 का जो सिलसिला पूरे विश्व में चल रहा है और पूरे विश्व की बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, रशिया वगैरह जितने भी बड़े बड़े देश हैं ये हिल चुके हैं इससे, और बहुत नुकसान उनको हो रहा है। हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते फ्रंट लाइन वॉरियर्स की अगर हम बात करें तो उन लोगों को क्या क्या परेशानियां जो हैं वो आ रही हैं कोविड-19 से लड़ते हुए, क्योंकि आम जनता जो है वो अपने अपने घरों में बैठी हुई है और कुछ लोग जो हैं जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए, जैसे हमारे सफाई कर्मी हो गए, मीडिया वाले हो गए, ये जो लोग जो बाहर जाते हैं, हर चीज़ को कवर करते हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं, उनको फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा गया है। तो उनको क्या क्या परेशानियाँ आपके नज़रिए से आ रही हैं, आपको क्या लगता है? सुशील जी, आप मैं पिछले दिनों देख रहा हूँ आपका चैनल जो है बेहतरीन गरीब मजदूरों की आवाज़ बनकर उभरा है जम्मू कश्मीर। मेरा अपना जो तजर्बा है, जो मैंने देखा है कि ये आपका जो जम्मू परिवर्तन चैनल है, आप हमेशा गरीबों की आवाज़ उठा रहा है। जब जहाँ कटरा की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर की जो मैं तजर्बे की बात है, इसलिए आपके चैनल को आपके ज़रिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इस काम के लिए जो करते हैं। जहाँ तक ये जिनकी बात कर रहे हैं आज, जो इस महामारी से लड़ने के लिए पहली कतार में खड़े हैं, वो सफाई कर्मचारी हो, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, या पुलिस कर्मचारी हो, PHC का कर्मचारी हो, बिजली का मुलाजिम हो, जो ये सारे के सारे जो हैं अपनी जान जोखिम पर डालकर महामारी से मुकाबला करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक सरकार तो दावे तो बहुत ऊंचे ऊंचे करती है, लेकिन जहाँ तक इनकी सुरक्षा का सवाल है, मैं प्रैक्टिकल मेरी बातें होती हैं, ये जो ग्राउंड का कार्यकर्ता उससे बातें होती हैं। मैं आज ही एक RSपुरा की ये क्या है, आशा वर्कर मुझे कह रही थी कि हम सैनिटाइज़र जो है वो घर से ले जाते हैं। 1000 जिसको महीना मिलता है, और होम टू होम डिलीवरी वो जो करने के लिए, सर्वे करने के लिए वो घूमती है, घर घर घूमती है, और उसे सैनिटाइज़र खुद लेना पड़े। और जब वो डिमांड करती है कभी अपने
सीनियर से, तो कहते हैं कि आपने कौन से ऑपरेशन करने हैं। जब वो किसी के घर जाएगी और बात करेगी उसकी सर्वे की, तो क्या पता है कि वो क्या है क्या नहीं है, क्या रिज़ल्ट होगा। तो मैं छोटी सी ये मिसाल मैंने दी है, लेकिन जो उन्हीं को ये बात नहीं है, ऊपर तक ये सभी के लिए बात है। मैं तो पहली बात यही कहूँगा कि उनकी सुरक्षा का जो है बेहतरीन जो इक्विपमेंट जो है, पर्सनल प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट है, बेहतरीन इक्विपमेंट उनको दिए जाने चाहिए। और उनकी ज़िंदगी के लिए उनका बीमा जो है वो बड़ा लाजमी है। हम तो ये मांग करते हैं। पिछले दिनों आज ठीक मौके पर आज पहुँचे हैं आप मेरे से बात करने के लिए, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। कल ही हमारा 14 मई को हमारा एक प्रोग्राम था, ऑल इंडिया प्रोग्राम था। हमारे संगठन है, जन संगठन है हमारे, जिसमें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन है, किसान सभा है, विद्यार्थियों का संगठन है, औरतों के संगठन है, या और दूसरे दबे कुचले अवाम के संगठन है, उनकी तरफ से कल जो था इनकी सॉलिडारिटी में, जिनका जिक्र हमने किया है, आपने किया है, वैरियर्स की जो बात की है, फ्रंट लाइन वैरियर्स की, उन्हीं की सॉलिडारिटी में कल हमने वो प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम क्या था, चाहे कोई अपने घर में बैठा है, चाहे अपने कार्यस्थल पर बैठा है, वहीं से उसने उनकी सपोर्ट में हम प्रोटेस्ट भी कह सकते हैं कि वो प्रोटेस्ट करना था। और सारी बातों का ये जो बातें हैं, डिस्टेंस की बात है या जितनी भी बात है, इनको ऑब्जर्व करते हुए वो सारा प्रोटेस्ट जो है कल सारे देश में हुआ। और उसी की लाइट में हमारे जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीज़नों में हुआ है। हुआ है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया। और उसमें जो हमने मुख्य बातें इनके लिए जो रखी थी, उनमें यही बातें थी। एक तो पहली बात जो मैंने कहा, जैसे कहा कि ये बातें हमारी कि इनकी सुरक्षा जो है ये बड़ी ज़रूरी है। और सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई बात है कि इनका इंश्योरेंस जो है, हम चाहते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपये इंश्योरेंस जो है इनका हर एक का होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस इनको मिलना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो भी कर्मचारी ये ड्यूटी दे रहा है, कोविड-19 के मतलब जो ड्यूटी दे रहा है, उसे जब तक वो ड्यूटी दे रहा है, उसे अपनी जो उसे मिलता है, जो कुछ भी मिलता है, वेजेस जो मिलते हैं, तनख्वाह जो मिलती है, उसके अलावा 25,000 पर मंथ रिस्क अलाउंस कह लो या एडिशनल इंसेंटिव कह दो, वो उसे मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। और अगर कोई ऐसा कर्मचारी जो ड्यूटी देते हुए अगर वो उसे इन्फेक्शन हो जाती है, संक्रमित हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसे कम से कम उस बात का 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उसका ट्रीटमेंट जो है सरकारी खर्चे पर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और 50 लाख की इंश्योरेंस की मैंने पहले बात आपसे कही कि ये मोटी बातें जो हैं, कम से कम ये बातें जो हैं, ये सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए। और इंश्योरेंस उनका नहीं होना चाहिए, उसका बेनिफिट उनके परिवार को भी उसमें कवर किया जाना चाहिए, क्योंकि वो तो उनका परिवार भी जो है उस रिस्क में आता है। जी, बात कर रहे हैं सर आप इंश्योरेंस की बात अगर आप कर रहे हैं कि 50 लाख इंश्योर कम से कम होना चाहिए, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हमारे काम कर रहे हैं। हम भी अमूमन देखते हैं कि जैसे सफाई वाला कोई आ रहा है, कोई ट्रैक्टर लेके आ रहा है, सुबह जो कूड़ा उठाने आते हैं, उन्होंने भी मास्क तक नहीं उनके पास होते हैं, बिना मास्क के वो सफाई कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज हिंदुस्तान की सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए अनाउंस होता है। क्योंकि आपने 50 लाख के इंश्योरेंस की बात की, तो मैं आपसे आगे इसी सवाल पे चर्चा करेंगे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज आर्थिक सहायता जो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अनाउंस होता है। तो वो आपके नज़रिए से किस हद तक इन लोगों को लाभ मिलेगा उसका? छोटे जो गरीब मजदूर हैं उनको कहाँ तक उसका लाभ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैं तो सीधी 2 लफ्ज़ों में बात करूंगा कि ये जो पैकेज है, इसमें वो जो उसकी तो पहले नंबर पर मैं यही बात करूंगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये पैकेज अनाउंस किया, खाली भाषण ही दिया, उसमें कुछ नहीं था। अगर पैकेज की तैयारी नहीं हुई थी तो क्या ज़रूरत थी उस दिन भाषण देने की? और उसे भी वो उन्होंने किस्तें रखी हैं कि 5 किस्तों में कुछ दिनों में बारी बारी कहेंगे। और मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये भी एक जुमला है। हमारे जम्मू कश्मीर में जब सरकार इन्होंने टेक ओवर किया था, हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को भी एक पैकेज दिया गया था। और जब उस पैकेज को खोला गया तो उसमें क्या कहा उन्होंने, जो पहले सैंक्शन थे, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन थे, बिजली के प्रोजेक्ट सैंक्शन थे, उनका खर्चा उसमें दिखा दिया इन्होंने। रेलवेज़ की जो लाइन पर काम चल रहा था, वो बातें भी उसी पैकेज में उन्होंने शामिल कर दी। नेशनल हाईवे पर काम चल रहा था, वो बातें भी उसमें शामिल कर दी। या जिस तरह आर्म्ड या
मेडिकल कॉलेज बनने की बातें थी वो शामिल कर दी, या जो बड़ा सुपर स्पेशल हॉस्पिटल सांबा डिस्ट्रिक्ट में बनाना था उसकी बात कर दी, वो सारे बातें उन्होंने शामिल की। और ये पैकेज जो है, ये पैकेज भी मज़दूरों के बजाय बड़े जो सरमायादार हैं उनके लोन माफ़ी के पैकेज जैसे पैकेज हैं। अगर इन्हें सच में चिंता है मज़दूरों की, अगर ये मज़दूरों के हक का पैकेज है तो जब मनरेगा में पैसे डालते जाए, और मनरेगा में वो रेशो अगर निकाल ली जाए, मनरेगा का मजदूर कितना है और पैसे कितने डाले हैं, वो अगर सारा अगर कैलकुलेशन की जाए तो एक मजदूर के हिस्से 100-200 से ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि वो इसी तरह का वो पैकेज है। और मनरेगा कैसे करेगा? मजदूर तो सड़क पर खड़ा हुआ है, वो कैसे मनरेगा करेगा? आय क्या दुर्दशा है उसकी हो रही है, आय एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, ये रास्ते चलते हुए डिहाइड्रेशन से मज़दूर मर रहे हैं। कुछ मज़दूर तो जब ये बाहर निकलते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर पुलिस को कंट्रोल करते हुए उनकी पिटाई होती है। तो इस तरह के जो बातें हो रही हैं ये खाली कोरे भाषण की बात है, इसमें कुछ नहीं है। अगर सॉलिड जो सरकार कुछ करना चाहती है तो हम ये तजवीज़ देते हैं कि 7500 रुपया प्रति माह जितने भी नॉन टैक्स, जो टैक्स नहीं देने वाले जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं, सभी को 7500 रुपया इस पीरियड में हर महीने उनके अकाउंट में डाला जाए। और 35 किलो राशन जो भी ज़रूरतमंद है, बिना राशन कार्ड, बिना किसी भी सबूत मांगे हुए 35 किलो राशन जो है उसके खाते में कम से कम डाला जाए। या और भी उनकी जो मुश्किलें हैं, क्योंकि राशन से भी कुछ नहीं बनता, राशन के अलावा भी मजदूर की और भी कुछ मुश्किलें हैं, तो उन मुश्किलों का ध्यान रखा जाए। ये बड़ा मुश्किल समय हुआ है और सरकार ने जो, हालांकि पहले से ही एक प्राइम मिनिस्टर का वो रिलीफ फंड बना हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक नया प्राइम मिनिस्टर वो केयर बना लिया। और वो क्या है प्राइम मिनिस्टर केयर? चर्चा आई तो सारे न्यूज़पेपर में सारी अपोजिशन जो है, ट्रेड यूनियन भी अपोजिशन की कर रही है, पार्टियां भी कर रही हैं कि वो है क्या, वो तो एक प्राइवेट ट्रस्ट जैसा है। उसकी वो जो है ऑडिट जो है ऑर्डिनरी जो सीए है वो कर सकता है, और उस प्रधानमंत्री उसमें एज पर्सनल कैपेसिटी उसके मेंबर हैं, ना कि एज प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या ज़रूरत थी उसे बनाने की? और करोड़ों रुपया उस पैकेज के ज़रिए उस फंड में जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के भी जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के जो तंजीमें हैं, कॉरपोरेशन है, उनका पैसा भी जा रहा है, बड़े जो पैसे वाले हैं उनका भी पैसा जा रहा है। तो वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी, कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये उसकी भी ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए, ताकि मजदूर जो है उसे कुछ सुविधाएं मिल सके। सरकार की नीयत जो है अगर हो काम करने की, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा है, सोर्स बन जाते हैं। हिंदुस्तान बड़ा देश है, लेकिन एक नीयत की बात है कि ये सरकार जो है इसे चिंता इन दिनों में को, ये जो दिन चल रहे हैं महामारी के, इन दिनों में भी इन्होंने बड़े बड़े सरमायादारों के लोन जो है वो माफ़ किए हैं, जब आ रहे हैं। ये इसका फ़ायदा उठाना चाहती है, अपने पक्ष के लिए उठाना चाहती है। ये जबकि मजदूर आम जनता फंसी परेशान है, लेकिन ये इन दिनों भी उसका फ़ायदा उठाकर कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जो जनता विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। जैसे इन्होंने इन दिनों कुछ दिन पहले क्या किया कि पुराने ज़माने से कुछ लेबर लॉज थे, 44 लेबर लॉज थे, उन्हें तोड़कर इन्होंने 4 कोड बना लिए, और थोड़ी बहुत जो भी उनमें लेबर लॉज से मज़दूरों को फ़ायदा मिलता था वो भी बंद हो गया। और बीजेपी की जो सरकारें हैं जिन स्टेटों में, उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि 8 घंटे के लिए लड़ना पड़ा था, कुर्बानी दी थी, खून बहाया था मजदूरों ने। तो 18-18 घंटे काम होता था, उन्होंने 8 घंटे के लिए दुनिया के पैमानों पर मजदूर लड़े, और 8 घंटे तब जहाँ लागू हुए थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें 8 घंटे रखे उन्होंने। आज उन 8 घंटों की जगह बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, उन्होंने वो ऑर्डिनेंस लाकर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके, मध्य प्रदेश हो या यूपी हो या दूसरी जो इनकी स्टेटें हैं, गुजरात हो, इन्होंने वहाँ तो 12 के बजाय 8 घंटे कर दिया। कहाँ ये मजदूरों को दे रहे हैं बातें? और लेबर लॉज के जो, और कुछ स्टेटों ने तो ये भी कर दिया कि टोटली इन सालों 1000 डेज़ के लिए, तकरीबन 3 साल के लिए इन्होंने उनको लेबर लॉज को अलग कर दिया। फैक्ट्री वालों को, कारखाने वालों को, बड़े पूंजीपतियों को
वो जो मजदूर काम करते हैं उन पर वो मजदूरों का वो कानून लागू नहीं होंगे। हम तो पहले ही कहते थे कि ये मजदूर सरमायादारों के हक के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो फ़ायदा उन्हें मिलता भी था उन कानूनों से, उससे भी उन्हें वंचित कर दिया गया है। ये सारी बातें साबित करती हैं इनका चेहरा जो है कितना मजदूरों का, आम आदमी के हक का है, कितना उनके हक का नहीं है। तो मज़दूरों की बात कर रहे हैं तो जो सर जो प्रवासी मज़दूर हैं अपने अपने घरों से, कोई बिहार का रहने वाला, कोई यूपी का रहने वाला, तो अमूमन हमने देखा है कि सड़कों पे लोग पैदल ही निकल गए हैं। टीवी पे बड़े बड़े चैनल्स वाले भी दिखा रहे हैं, हमने भी देखा है। आज ही मैं जम्मू गया था तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से कटरा से भी कुछ मज़दूर जो हैं वो पैदल अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में उनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन उनको रास्ते में कहाँ से प्रोवाइड होगी। दूसरे नंबर उनको खाने की परेशानी आएगी, रास्ते में खाना कौन खिलाएगा। तीसरे नंबर प्रशासन की तरफ से क्या उनको स्टेट क्रॉस करने दी जाएगी या डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने दी जाएगी। उन मज़दूरों के लिए आपकी तरफ से, आपकी यूनियन की तरफ से सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, पिछले दिनों ये खुद पार्लियामेंट में सरकार का एक स्टेटमेंट आया था कि तकरीबन 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। जी। हालांकि हम समझते हैं कि 12 से ज़्यादा है। ज़्यादा। अगर 12 करोड़ भी लगाया जाए तो इन हालात में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से ये गलती हुई है कि जिस दिन उन्होंने ये लॉकडाउन शुरू किया, 4 घंटे का वक्फा दिया, 4 घंटे के अंदर लागू हो गया वो। प्रधानमंत्री ये भी कर सकते थे कि थोड़ा सा टाइम उसमें दे सकते थे, नहीं दिया। ये इनकी प्लानिंग इस तरह की थी। या क्या कहेंगे हम, तो मजदूर तो जहाँ का था वहीं रह गया। तो उसके पास जो पर्टिकुलरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मजदूर है, ऑर्गेनाइज का भी परेशान है, लेकिन अनऑर्गेनाइज में जो काम करता है, शाम को दिहाड़ी लगा कर आता है, पैसे मिलते हैं, उसे 2 टाइम की रोटी, पालन पोषण करता है। पालन पोषण बच्चों का करता है, बड़े मुश्किल से गुजारा करता है। जी। तो होता नहीं है। जब उसे कह दिया वो मुश्किल में पड़ गया, रोटी कहाँ से खाएगा। किसी के घर किराए पर रहते हैं तो किराया कहाँ से देगा। बच्चे अगर स्कूल पढ़ते हैं तो बच्चों की फ़ीस कहाँ देगा। कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल जाएगा तो कहाँ दवाई दारू का क्या इंतजाम का। वो परेशान हो गया। ये इन्होंने उल्टा उनको क्या किया कि परेशान करके रख दिया। लाखों की तादाद में मजदूर निकल गए। ये दिल्ली के जो मजदूर जो निकले, एक तरफ से डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि 2 गज का सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे थे कि 2 गज का होना चाहिए कभी। तो 2 गज का कहाँ रहा इनका। इल्ज़ाम तो इन्होंने दूसरों पर लगाया। उसे कोशिश की इन्होंने हिंदू मुस्लिम बनाने की भी कोशिश की, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने की भी कोशिश की। लेकिन असल बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है सरकार की अपनी मिस मैनेजमेंट की वजह से, वो भी इनका जो अपनी जो बात थी वो नहीं हुई। और ये इनकी जो पार्टी के लोग जो थे उन्होंने भी नहीं माना। उन्हीं दिनों ये तो खुद जब ये शुरू हो गया था, ये कोविड महामारी शुरू हो गई थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो गुजरात में अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे और वो नमस्कार प्रोग्राम इनका चल रहा था। मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की ये कोशिश कर रहे थे। यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो राम मंदिर की नींव रखने के लिए वहाँ तशरीफ़ लेके गए थे और वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे। कहाँ गया ये डिस्टेंस इनका। इनको तो ये, जबकि छोटे छोटे देश, वियतनाम जैसा छोटा देश, ये और छोटे छोटे देश को, क्यूबा जैसा छोटा देश या और छोटे छोटे बहुत से देश हैं जो इस तैयारी में लगे हुए थे। और हमारे देश में भी कुछ छोटी रियासतें हैं जिनका जिक्र होता है, अखबारों में भी होता है, चर्चा होती है। केरला जैसे देश, स्टेटें जो हैं, उन्होंने उसी पहला केस आया, मुश्किल भी थी, लेकिन उन्होंने आज रोक के रखा है। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान को भी सबक लेना चाहिए ऐसे देशों से और अपनी रियासत के सरकारों से कि वहाँ अच्छा हुआ है। तो वहाँ उन्होंने केरला में जो प्रवासी मजदूर थे, उन्होंने उनको गेस्ट कहा। उन्होंने उन्हें मजदूर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा गेस्ट है, गेस्ट है हमारे। और उनके लिए उन्होंने किचन का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया, रहने का इंतज़ाम किया। और प्रवासी मजदूरों को जब वो भेज रहे थे तो मैं ट्रेन में देख रहा था कि उनके साथ वो फूल उन पर जाते वक्त ट्रेन पर विदा कर रहे थे, ऐसे तरीके से कर रहे थे। और उनको खाने के पैकेट, पानी की बोतलें ट्रेन के रास्ते के लिए भी
उनके प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये सारी बातें हैं, मॉडल है, काम किया जा सकता है। हालांकि रियासतों के पास इतना बजट नहीं होता। केंद्र सरकार, सारा खजाने की मालिक तो केंद्र सरकार होती है, इनके पास तो बजट है और इन्होंने इन दिनों इकट्ठा भी किया है। असल बात यह है कि आज भी हम देख रहे हैं सड़कों पर, तो आज भी मजदूर जा रहे हैं। और फिर ट्रेन का इन्होंने फैसला किया तो शुरू में कह दिया कि ये मजदूर अपने पैसे से जाएंगे। वो मजदूरों के पास कहाँ पैसे हैं जाने के लिए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, इतना स्टेट देगी, इतना पता नहीं सेंटर देगा, ये कहा। फिर भी किसी दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं हम दे देंगे, वो फिर दोबारा हुआ। लेकिन आज भी मैं हमारे यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन में तकरीबन 400 मजदूर माइग्रेंट वर्कर वहाँ बैठा हुआ है। उसमें कुछ उड़ीसा के हैं, कुछ यूपी के हैं, कुछ नेपाल के भी हैं और कुछ दूसरी स्टेटों के हैं। वो एक मजदूर फ़ोन करके कह रहा था कि हमें भेज तो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भेजे हैं वो 3,000 रुपया कह रहे हैं कि 3,000 रुपया लगेगा। तो ये बातें सुनने में आ रही हैं। अब इन बातों से कैसे मजदूर जाएगा, क्या क्या होगा उन मजदूरों का, तो ये तो बड़ी बुरी पोजीशन है मजदूरों की। हमें नहीं विश्वास होता कि सीटू की तरफ से सर क्या डिमांड रखेंगे आप? सीटू की तरफ से हम यही डिमांड रखते हैं कि इन मजदूरों को अपने घर जो जाना चाहते हैं जब इन्हें भेजा जाना चाहिए। और इन्हें जब इन कुछ महीनों के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, मैंने जैसे कहा कि इनके हर एक जो भी नॉन टैक्सेबल लोग हैं उनके खाते में 7,500 रुपया पर मंथ डाला जाना चाहिए। इनको फ्री राशन जो है, ज़रूरतमंद जो है इन्हें राशन दिया जाना चाहिए। और दूसरी भी जो घरेलू इनकी सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए, ताकि ये इनको इलाज की सुविधा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हम ये भी डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान के बजट का 5% जीडीपी का 5% पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर परमानेंट लगाना चाहिए जी। क्योंकि आज ये बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की बात करते रहे, ये बड़ी और दूसरी बातें करते रहे, लेकिन वो भी करें जे, लेकिन दो बातें जो सबसे ज़रूरी हैं वो था कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ और हेल्थ सेक्टर जी। इसको तो इन्होंने बिल्कुल प्राइवेट हाथों में सौंप दिया है। इन पर खर्चा किया जाना चाहिए। हमारी ये मांग है कि जीडीपी का 30% जो है एजुकेशन पर खर्चा होना चाहिए और जीडीपी का 5% जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम पर खर्च किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा हेल्थ सिस्टम इसमें सुधार हो सके। ये बड़ा देश है। अगर टोटल ये जो टेस्ट जो है करने की अगर बात आती है, तो हमारे देश में जो टेस्ट की स्पीड है, तो इससे तो लगता है कि 30 साल लग जाएंगे सारे लोगों को टेस्ट करने में। जी। जितना बड़ा है, जितना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी बातें हैं। हम तो ये मांग करते हैं कि फौरी तौर पर ये इसको चेक किया जाना चाहिए। ये ठीक है कि ये महामारी है। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमारी सीटों का सवाल है, ये भी कह रहे हैं कि ये बच के रहो, घरों में बैठो, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो WHO के जो नॉर्म्स हैं, जो भी है नॉर्म्स को उनको ऑब्जर्व करो। और हमने भी हम जो भी कर रहे हैं प्रोग्राम, उन नॉर्म्स को ऑब्जर्व करते हुए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो है इन सारे सवालों पर राजनीति ना की जाए, ना अपोजिशन वाले करें, ना सरकार वाले करें, और बल्कि इंसानियत का मसला है, देश का मसला है, देश को बचाने की कोशिश की जानी चाहिए। और जितने भी हमारे सोर्सेज हैं देश के और आम लोगों के सोर्सेज हैं, और ख़ासकर हिंदुस्तान में 100 के करीब बड़े घराने हैं, सरमायादार घराने हैं, इन्होंने बड़ा फ़ायदा पहुंचाया है। उनके बड़े बैंकों के कर्जे इन्होंने उनके माफ़ किए हैं। कुछ तो हिंदुस्तान का आधा सरमाया लेकर भाग भी गए हैं, तो उनके सरमाया जब्त करना चाहिए। जो भाग गए हैं लगाएं ये इन कामों पर। जो बड़े बिग हाउसेस हैं, बिग कारपोरेट हाउसेस हैं, उन पर कोई स्पेशल टैक्स लगाएं, या आम आदमी पर टैक्स लगाते हैं। ये इन्होंने तो जो कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी है, उसमें सफाई कर्मचारी भी आता है, उसमें ये जो फर्स्ट लाइन वाले जो बैरियर्स हैं ये भी आते हैं। 1.5 साल के लिए DA फ्रीज कर दिया इन्होंने, 1.5 साल के लिए DA फ्रीज कर दिया। इससे बचत होगी इनकी। ये पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ खर्च करते हैं ये? तो हम ये कहते हैं कि ये जितना बोझ है सरकार पर, ये उन लोगों जो करने के काबिल हैं उन पर लादा जाए, या ना कि छोटे जो आगे ही इस हालात में पिसे हुए हैं उन पर ना डाला जाए। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे श्याम प्रसाद केसर जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो सरकार की जो मैनेजमेंट इस टाइम पे चल रही है कोविड-19 को लेके, और उसमें क्या क्या कमी हैं, की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन की बात हो, इन के चलते मजदूरों को जो परेशानियां आ रही हो, जो
मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट जो सरकार की हो रही है, जो इनके सिक्के का दूसरा पहलू शायद ही आपको कहीं पे देखने को मिलेगा, वो आज हमने अपने माध्यम से श्याम प्रसाद केसर जी के मुख द्वारा हमने वो सुना। इन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मजदूरों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और सरकार को इन सब की प्रॉब्लम्स को पे ध्यान देना चाहिए और कैसे इन पे काम करना चाहिए। बड़ी अच्छी और हेल्दी डिस्कशन रही श्याम प्रसाद जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जुड़े रहिए और अपडेट्स के साथ, जम्मू परिवर्तन के साथ आप जुड़े रहिए। मैं हूं सुशील शर्मा कटरा से।